हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 3 का इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। जिसने तक वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि वही सेक्टर का इंट्रोडक्शन है। और हमेशा हर एक सीरीज की, खासकर हर एक लेसन को टॉपिक वाइज ही देखा करो, वरना आपको बहुत सी दिक्कतें आ जाएंगी इस चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी बन चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है लेसन नंबर 3 क्या था, इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी कि हम जो है हम बात करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर कैसे इवोल्व हुआ टाइम के साथ, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे या फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था। ठीक है, और इंडिपेंडेंस होने के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन तक क्या क्या चीजें हुई वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो देखते हैं हमारा एग्रीकल्चर कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है एंशिएंट टाइम से लेके अब तक, है ना। क्योंकि अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर्स पहले या फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद या फिर ब्रिटिशर्स जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद भी, ठीक है, हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं किसी एक सेक्टर की तरफ जिसने हमें सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करके दी हैं। तो हमारा क्या है, एग्रीकल्चरल सेक्टर ही है। तो अब हम समझते हैं एग्रीकल्चर इस सेक्टर को थोड़ा सा और डीप में। पहले मैं बस पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, प्री इंडिपेंडेंस चैलेंजेस। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे यार ये देखो यार का प्री इंडिपेंडेंस चैलेंज, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से चैलेंजेस थे एग्रीकल्चर की खेती को लेके, वो डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वाज लार्ज फोकस्ड ऑन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड वाज प्लेग्ड बाय इश्यूज सच एज फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड थ्रू आउट द अर्ली 20th सेंचुरी। यानी कि स्टार्टिंग की फार्मिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास फ्लो यानी कि जो भी प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो नहीं था फार्मिंग के लिए। यानी कि हम जो है वो बिल्कुल एंशिएंट मेथड यूज करते थे किसी के लिए, खेती के लिए। फॉर एग्जांपल मशीन्स नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, खेत जोतने के लिए हल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जानवरों का यूज कर रहे हैं, मतलब बैल के ऊपर तो वो हल लगा के ना लेके जाते थे उसे खेती, ताकि उस जमीन को जोता जा सके, है ना। तो ये तो एक तरीका था। तो यानी कि हम जो है वो एंशिएंट टाइम पे खेती के हमारे जो तरीके थे वो प्रॉपर नहीं थे। यानी कि हम ना तो मशीनरी यूज कर रहे थे, ना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, ठीक है, ना हमारे पास नॉलेज थी किस तरह के सीड्स लगाने चाहिए, ठीक है। तो हम जो है इसलिए जो है ना उस टाइम हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफी लो रहता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी ज्यादा क्या था, लो रहता था। तो वो चीज थी। और ये कब तक रहा, अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर की बात की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और यही नहीं, इस टाइम पे जो हमारा जो क्लाइमेट है वो भी काफी डिस्टर्ब था, काफी बार सूखा रहता था, काफी बार बाढ़ आती थी, जिसकी वजह से हमारी फसल है वो बनी बनाई जो थोड़ी बहुत फसल भी है वो भी क्या होती थी, हमारी खराब हो जाती थी। यानी कि उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ना ही प्रॉपर टेक्नोलॉजीज थी, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इसी लैक की वजह से ये टाइम चल रहा था हमारा किसका, प्री इंडिपेंडेंस चैलेंजेस का। अब क्या आता है, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आया वो आया इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का क्या इंपैक्ट रहा किस चीज पे, एग्रीकल्चर पे। इसकी बात हमने ना फर्स्ट चैप्टर में भी की थी, जहाँ मैंने आपको समझाया था कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ था। अब जो बेचारे अंग्रेज हैं वो सोचते थे कि चलो इन्हें अलग, इन्हें छोड़ जाना पड़ेगा, हमें इन्हें आज़ाद करना पड़ेगा, लेकिन जो है हम इसे आज़ाद इस तरीके से करेंगे कि इनके रिसोर्सेज वहाँ पूरी तरीके से क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए। तो उन लोगों ने हमें ना अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, खासकर इंडिया और पाकिस्तान में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी बहुत सी बेहतरीन लैंड थी ना, इरिगेटेड लैंड, वो कहाँ पे चली गई, पाकिस्तान के पास चली गई। इनकी जो इंडस रिवर के आसपास, जहाँ पे हमने अपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमने फार्मिंग की स्टार्टिंग करी थी, हमने फार्मिंग करना सीखा था, वो पूरा का पूरा लैंड जो है वो कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया। यानी कि हमें जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हार्म हुआ सिर्फ किस चीज की वजह से, पार्टीशन की वजह से। तो अगर हम समझे इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन को, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इरिगेटेड लैंड, जो हमारा इरिगेटेड लैंड है, बीइंग एलोकेटेड टू पाकिस्तान, वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया, विच रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ इरिगेटेड लैंड अवेलेबल इन इंडिया। तो इसने वो हमारा वो अमाउंट रिड्यूस कर दिया जो लैंड हमारे पास अवेलेबल था खेती के लिए। और अब पाकिस्तान को देखिए फायदा भी क्या हुआ, पाकिस्तान बड़ा उससे भुखमरी मिटा रहा है, वहां पे भी पता नहीं क्या फूड के प्राइस इतने महंगे चल रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज वहां पे कुछ डेवलप हो नहीं पा रहे, वो लोग अलग ही लेवल पे काम चल रहे हैं, ठीक है। और उनके सपने ऐसे हैं कि भाई वो जैसे इतना बड़ा देश है, वो जैसे इंडिया को तबाही कर देगा वो, ठीक है, और होगा इनसे कुछ नहीं।
वो हम सब जानते हैं। तो अब हमारे पास तो अगला पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, वो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी क्या बनी, यानी कि जब हम आज़ाद हो गए तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है 1950 से लेकर 1960 तक, ठीक है, इसमें हमने दो सेक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। एक एग्रीकल्चर पे, सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पहले ही एक वेल डेवलप्ड सेक्टर था। अगर हम इस पे ध्यान देते प्रॉपर तरीके से तो हम अपनी इकोनॉमी को और जल्दी जो है रिकवर कर सकते थे, उठा सकते थे, है ना। तो हमने इस पे ध्यान दिया एग्रीकल्चर पे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी कौन सी थी, यानी कि क्या क्या चीज़ें की गई, किस तरीके पॉलिसी अप्लाई की गई, वो सब डिस्कस करेंगे हम इस पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, जब हमने इंडिपेंडेंस गेन कर ली, इंडियन गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमें जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। दिस इन्वॉल्व अ शिफ्ट फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स। तो हमने यहाँ पे किस में चले गए, हम चले गए कैश क्रॉप से फूड क्रॉप की तरफ। क्योंकि जो अंग्रेज थे, जब ब्रिटिशर्स ने हमें कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, यानी कि जब ब्रिटिश राज था, तो उन लोगों ने हमसे ऐसी चीजों की प्रोडक्शन करवाई जो हमारी जमीन के लिए काफी बढ़िया नहीं थी। जैसे कि उन्होंने हमसे इंडिगो उगाने होगा, जिससे नील की खेती हम बोलते हैं ना, ओपियम उगवाया, अफीम उगवाई, जिससे हमारी जो जमीन है उनकी फर्टिलिटी लगातार कम होती रही, वो उनकी उपजाऊ क्षमता लगातार गिरती चली गई, जिस चीज की वजह से ना हम यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब आप वापस जो है कैश क्रॉप नहीं उगाओगे, अब आप क्या उगाओगे, फूड ग्रेन्स उगाओगे, ताकि हमारी जमीन जो है वो और ज्यादा डिग्रेड ना हो। तो हमने कैश क्रॉप पे लगा दिया काटा, कि भाई कैश क्रॉप नहीं उगाएंगे, फूड क्रॉप पे फोकस करेंगे। इंटेंसिफाइंग द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, और इंटेंसिफाइंग द यूज ऑफ, और जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसे बड़े लेवल पे यूज करेंगे, एंड ब्रिंगिंग अनयूज्ड लैंड इनटू कल्टीवेशन, और जो भी एग्रीकल्चरल लायक जमीन है, चाहे वो अनयूज्ड क्यों ना हो, हम उसे यूजफुल बनाएंगे, उसे यूज करेंगे फ्यूचर पर्पस में, फ्यूचर पर्पस के लिए और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उस टाइम पे भी वास्ट थी और लगातार बढ़ती जा रही थी, तो उनका पेट भरने के लिए बहुत जरूरी था कि एग्रीकल्चर के लिए जो भी जमीन है उस पर बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जाए और एफिशिएंट लेवल पे प्रोडक्शन किया जाए, ताकि कम से कम रिसोर्सेज में ऑप्टिमम आउटपुट जनरेट यहाँ पे किया जा सके। अब जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट बनता है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, चैलेंजेस एमिड प्रोग्रेस। अब ये क्या हुआ वो समझते हैं। तो व्हाइल इनिशियल फोकस ऑन फूड ग्रेन प्रोडक्शन लेड टू सम इंक्रीज इन आउटपुट, जब हमने यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी तो इंक्रीज तो हुआ हमारा आउटपुट बाय द लेट 1950s ग्रोथ, ठीक है, मतलब लेट 1950s में ग्रोथ में हेड स्टैग्नेटेड, लेकिन वो बाद में क्या हो गया, स्टैग्नेट हो गया। स्टैग्नेट होने का मतलब क्या है कि भाई आप एक प्रोडक्शन को, एक जमीनी प्रोडक्शन एक लेवल तक तो इंक्रीज करोगे, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, वो चीज क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, उससे फालतू प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम जो वहां पे उस टाइम पे जो रिसोर्सेज यूज कर रहे थे उस हिसाब से वो ऑप्टिमम आउटपुट हो, और जब तक हम अपने रिसोर्स को चेंज नहीं करेंगे, अपने तरीके को नहीं बदलेंगे, अपनी एजुकेशन को चेंज नहीं करेंगे खेती को लेके, तब तक हम और ज्यादा प्रोडक्शन ना कर पाए। तो 1950 के टाइम पे लास्ट में वो जो है ना स्टैग्नेट हो गया। इन रिस्पॉन्स द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, फिर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए, जैसे कि इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कि भाई जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में 23 से खेती होना क्या होता है, शुरू हो जाए, IEDP बोलते हैं इसे। एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, ठीक है, वर इंट्रोड्यूस्ड, बट द फूड क्राइसिस कॉज्ड बाय 2 consecutive ड्रॉट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, 2 बार सूखा पड़ा, जिसकी वजह से फिर से क्या हो गया, फूड क्राइसिस जो है हमारी कंट्री के अंदर बन गया, यानी कि फिर से खाने के लाले पड़ गए हैं, यानी कि फूड हमारे पास अवेलेबल नहीं था खाने के लिए भी। अब इसमें हुआ क्या, बाय द एक तो मिड 1960s टाइम पे हाईलाइटेड द नीड फॉर फर्दर इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कि भाई हमें बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, एक तो सूखे की वजह से, दूसरा हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गया था, स्टैग्नेंट हो गया था, थम सा गया था, यानी कि अब जो ग्रोथ है वो उस लेवल पे नहीं हो रही थी जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। तो ये तो कुछ दिक्कतें हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इसको मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी हल्का फुल्का डिफाइन कर चुका हूँ। तो समझते हैं पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया का मतलब क्या था। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया का मतलब ये चलाया ही इसलिए था कि जो स्टैग्नेंट ग्रोथ थी ना एग्रीकल्चर की, इससे थोड़ा सा उभर के हम बड़े लेवल पे ग्रोथ कर सके, यानी कि एक अच्छे लेवल पे फूड की प्रोडक्शन हो, ताकि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो और तेजी से डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रिवॉल्यूशन चलाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। अब इसमें हमने ना HYV सीड्स यूज किए गए, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए गए, जिसमें फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो जिससे प्रोडक्शन जो है वो सही में एक बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गया था।
यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई डबल हो गया था ऑलमोस्ट प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन से। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आई कि भाई जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे, हम जो वाटर यूज कर रहे थे इरिगेशन के लिए, धीरे धीरे क्या हुआ उस चीज की वजह से जो हमारी जमीन है वो इनफर्टाइल, यानी कि उपजाऊ क्षमता हमारी जमीन की, फर्टिलिटी हमारी जमीन की कम होने लग गई। अब कम होने लग गई तो भाई हमें और ज्यादा सीड्स और ज्यादा हमें जो है फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ रहे हैं, हमें और ज्यादा वाटर यूज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जो लैंड है वो धीरे धीरे डिग्रेड होनी क्या हो गई, चालू हो गई। तो ये हमें एक नुकसान भी झेलना पड़ा किसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया का। यानी कि अगर हमें सेम लेवल पे प्रोडक्शन को रखना था तो हमें और ज्यादा केमिकल्स यूज करने पड़ रहे थे बार बार, वही चीज यहाँ पे भी है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मार्क्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि HYV सीड्स में यूज किए थे, ऑफ व्हीट एंड राइस। किस चीज के, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम लोग क्या खाते पीते हैं, एक तो गेहूं, एक चावल, है ना, तो व्हीट और राइस, तो इसको लेके चलाया गया था ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। सप्लीमेंटेड विद केमिकल फर्टिलाइजर, जिसको सप्लीमेंट किससे किया, केमिकल फर्टिलाइजर से। यानी कि मैं केमिकल फर्टिलाइजर को एक बड़े पैमाने पे यूज किया था कि हम जो है वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके बड़े लेवल पे। प्राइमरली इन इरिगेटेड एरियाज, एक मिनट में माइक चेक कर लूँ, हाँ ऑन है। प्राइमरली इन इरिगेटेड एरियाज, आज तक चार्ज भी नहीं है इतना, इसलिए वो बार बार चेक करना पड़ रहा है कि कहीं डाउन ना हो जाए। पता लगे बहुत बार, कई बार होता है वीडियोस में कि आधी वीडियो में वॉइस आई, आधी वीडियो में वॉइस ही गायब हो गई, माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, ठीक है, तो वो चीज। तो प्राइमरली इन इरिगेटेड एरियाज ऑफ सर्टेन स्टेट्स दिस मूवमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी। अब जो ये मूवमेंट्स चलाए गए थे, ठीक है, इन्होंने हमारी काफी हेल्प करी। देखो लिखा ना, क्रूशियल रोल इन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम जो है वो अपने लिए खुद फूड ग्रेन उगाने लग गए। हम किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं थे कि भाई हम वो कंट्री हमें जो है वो एक्सपोर्ट करेगी तब हम जो है कंजप्शन करेंगे, हम ऐसा कुछ भी किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं, हम सेल्फ सस्टेन हो गए थे एग्रीकल्चर को लेके इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में। हाउएवर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर इनिशियली लिमिटेड टू इरिगेटेड रीजन्स, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ये सिर्फ उन रीजन्स में सिमट के रह गया था जहाँ पे इरिगेशन एक अच्छे लेवल पे जो था अवेलेबल था। फॉर एग्जांपल भाई सपोज करो जहाँ पे पानी होगा, ठीक है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, पे बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, तो जहाँ पे पानी प्रॉपर तरीके से था इरिगेशन के लिए, तो वही तो फायदा उठा पाएंगे। क्यों, मैंने कहा ना, अगर हम HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, एक तो उन्हें चलो फर्टिलाइजर चाहिए, चलो वो तो कहीं पे भी आ जाएंगे, लेकिन इरिगेशन के लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए था। तो ये सिर्फ उन्हीं रीजन के अंदर सिमट के रह गया ग्रीन रिवॉल्यूशन जहाँ पे पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा अवेलेबल थी। तो लीडिंग टू रीजनल डिस्पैरिटीज, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज आ गई, यानी कि है ये जो है हर रीजन में जो है हम ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं चला पाए। तो इसलिए कुछ रीजन जो है वो खेती की वजह से अच्छा ग्रो कर गए, फॉर एग्जांपल हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं यूपी, बिहार वगैरह, ठीक है, जहां पे इन चीजों को हम उस लेवल पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो फूड प्रोडक्शन को हम इतने बड़े लेवल पे इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वाटर की थोड़ी सी क्या थी, दिक्कत थी, किल्लत थी, वो चीज। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, 6th पॉइंट, वो आता है एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इनिशिएटिव्स। अब ये एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इनिशिएटिव क्या है वो देखते हैं। तो ड्यूरिंग 1980s देयर वाज अ शिफ्ट टुवर्ड एड्रेसिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन रेनफेड, यहाँ पे क्या है, रेनफॉल आएगा या फिर रेनफेड भी कह सकते हैं कि भाई रेनफेड एरियाज थ्रू एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग, यानी कि हम लोगों ने एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इस तरीके से करी कि भाई जहाँ पे रेनफॉल इजीली अवेलेबल है हम वहाँ पे जो है वो अनाज की प्रोडक्शन पे ध्यान दें, यानी कि जहाँ का क्लाइमेट सुटेबल है, जहाँ पर रेनफॉल प्रॉपर तरीके से होती है, वहाँ पे जो है वो इरीगेशन के पानी की दिक्कत भी नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो खेती बड़े लेवल पे हो। तो उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इनिशिएटिव्स, यानी कि ऐसे इनिशिएटिव चलाए गए कि जहाँ पे रिसोर्सेज ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वहाँ पे फूड प्रोडक्शन की किसी भी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए। और गवर्नमेंट यहाँ पे काम करी थी कि वहाँ पे हर एक रिसोर्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि फूड प्रोडक्शन को बड़े लेवल पे किया जा सके। अब हमारे पास जो 7th पॉइंट है वो है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। अब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के अलावा भी हम लोग जो है वो डिफरेंट चीजें परफॉर्म कर रहे थे एग्रीकल्चर के बेस पे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब चीजें। तो गवर्नमेंट बिगिन प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, इंकरेजिंग एक्टिविटीज लाइक डायरी कि भाई डायरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जब लोग एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, यानी कि कैटल्स वगैरह को पालेंगे, तो भाई उनका दूध भी यूज कर सकते हैं, जिनके जरिए हम डायरी प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर डायरी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, कि दूध की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, दूध से जो और भी चीज़ें बनेगी फिर उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तरीका था फार्मिंग, पोल्ट्री। अब जैसे भाई बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स भी हैं, है ना, मुर्गी पालन वगैरह है, जिनको मीट के पर्पज से भी क्या कर सकते हैं, खाने के लिए यूज कर सकते हैं, जो खासकर नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, ठीक है। लाइफ
लाइफ स्टॉक रियरिंग, ठीक है। लाइफ स्टॉक रियरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान चलो हम लोगों ने कुछ पशु पाल लिए, बकरी वगैरह पाल ली या फिर भेड़ वगैरह पाल लिए, तो उसकी जो खाल है उसको हम एज अ वूल भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कभी क्या हो जाएगा, यहाँ से काम बन जाएगा, उनको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, वो चीज हो गई। एंड एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर का मतलब क्या है कि भाई हम लोग मछली वगैरह जो पाल लेते हैं, हाँ, उनको क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर, ठीक है। क्योंकि एक्वा का मतलब ही क्या होता है, यानी कि एक तरह से ना एक्वा वर्ड से बना हुआ है एक्वेटिक, जो एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो हम उनको भी यहाँ पे पाल सकते हैं। फिर उनको बाद में जो है मतलब, क्योंकि भाई मछली पालन का भी तरीका होता है एक, ठीक है, वो भी दो तरीके से होता है, डोमेस्टिक लेवल पे और हमारे पास यहाँ पे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि कुछ जो मछली पालन है वो इंटरनेशनल वाटर के अंदर भी होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, एक्वाकल्चर की, तो यहाँ पे मछली पालन के लिए भी जगह बन जाती है। फिर जो है लोग जो उन मछलियों को पालते हैं, ठीक है, फिर उनको मार्केट में सेल करते हैं, तो लोग जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे जो है डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है किसका, एग्रीकल्चर, या फिर मैं कहता हूँ प्राइमरी सेक्टर का, कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये सारी चीजें जो है वो आती हैं। इसके अंदर एक पॉइंट तो मैंने लिखा भी नहीं, वो होता है बी कीपिंग। लोग जो है वो बी कीपिंग भी करते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे वो लोग शहद वगैरह के लिए मधुमक्खी वगैरह पालते हैं कि उनसे जो है अच्छा हनी वगैरह प्रोड्यूस हो, या फिर कई बार वैक्स भी प्रोड्यूस होता है, तो ये भी एक तरीका बन जाता है, ठीक है। वो भी किसका बन जाता है, हमारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट ही बन जाता है। अब जो हमारा 8th पार्ट है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ लिबरलाइजेशन। अगर हम बात करूं इन्फ्लुएंस ऑफ लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन जब भी हुआ, यानी कि लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के अंदर क्या हुआ, पॉलिसीज ऑफ 1990s एंड द शिफ्ट टुवर्ड्स फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि हम जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब हम जो है वो अनाज भी ट्रेड कर पा रहे थे, यानी कि मान लो कोई स्पेसिफिक अनाज है, कुछ मसाले वगैरह जो सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसको हम फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। तो ये सब कब हुआ, लिबरलाइजेशन होने के बाद, यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का हम पार्ट बन चुके थे। तो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द ट्रैजेक्टरी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और इस तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर है वो और बड़े लेवल पे डेवलप होने लग गया। यानी कि लोगों के अंदर थोड़ा सा लालच बढ़ जाता है ना कि यार अगर मैं ज्यादा अनाज उगाऊंगा तो अगर मान लो हमारी कंट्री में डिमांड नहीं भी हो रही तो हम फॉरेन कंट्री में सेल कर पाएंगे, और अगर अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का अनाज हम प्रोड्यूस करें तो उसकी डिमांड और ज्यादा होगी फॉरेन कंट्री में। तो इस तरीके से हम जो है फॉरेन करेंसी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आई। और यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, यहाँ पे 2 डिफरेंसेस हैं, एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन यूएसए, ठीक है। देखो हमारे वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, यूएसए में भी होता है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक केस स्टडी थी उसको लेके, वो मैंने पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया में जो है ना, जैसे मान लो किसी में 1.5 एकड़ जमीन है, तो वहाँ पे वो मल्टीपल क्रॉप्स उगा रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहा है एक साथ, ठीक है। और उसके पास अभी इंडिया है तो भाई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दी जाता है नहीं जितनी अमेरिका में है, ठीक है। तो वो जो है उसमें प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा है, पर उतनी एफिशिएंसी नहीं आ रही। लेकिन वहीं पर अगर मैं कंपेयर करूं कि एक फार्म है जिससे यहाँ पे 1.5 एकड़ को एक फार्म बना दिया, एक अमेरिका का फार्मर है जिसके पास 300 एकड़ जमीन है, वो उसको फार्म बोलते हैं। सोचो वहां पे जो प्रोडक्शन है ना वो होता ही बिजनेस लेवल पे है ना, यानी कि वहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उसको मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको भी लोग ऐसे बिजनेस देखते हैं, ठीक है। वहां पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, प्रॉपर तरीके की सीड्स यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, यानी कि पूरे एफिशिएंट, ठीक है, और इफेक्टिव मेथड वो यूज करते हैं अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। यानी कि वहां पे वो एग्रीकल्चर को भी एज ए बिजनेस देखते हैं और बिजनेस की तरह रन करते हैं। और इंडिया में इन चीजों का लैक है। अब इंडिया में क्या है, जितने लोग यहाँ पे फार्मिंग में इन्वॉल्व है, यहाँ पे उतना आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, ना ही उतना जीडीपी में उसका जो है वो रोल है। लेकिन वहीं पर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में कम से कम लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, लेकिन जीडीपी में जो रोल है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज है, और इसी को हम कहीं ना कहीं पता क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। अब ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं एक तरह से, जैसे मान लो एक अनएम्प्लॉयमेंट टाइप होता है कि जैसे क्या है कि इंडिया में जो लोग कुछ नहीं कर रहे वो दिखाई देते हैं कि हमारे जो खेत है हम एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, चाहे उनके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्शन भी नहीं गिरेगा, लेकिन वो दिखा देते हैं कि हम एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। लेकिन वहीं पे जो अमेरिका में जितने लोगों की जरूरत है ना उस फील्ड में उतने लोग हैं, यानी कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिया में क्या है कि 50% फालतू लोग जो है वो इन्वॉल्व है किस चीज में, एग्रीकल्चर में, लेकिन इतने लोगों की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से आधे लोग कहीं और किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगे या फिर सर्विस सेक्टर की तरफ चले जाएंगे, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला एग्रीकल्चर के ऊपर, उसका प्रोडक्शन सेम लेवल पे क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि जो इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व भी इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बाकी सेक्टर्स में इतनी अवेलेबल है ही नहीं, ना ही इंडस्ट्री उस लेवल पे डेवलप है, ना ही सर्विस सेक्टर जो है वो उस लेवल पे डेवलप है। तो उन चीज़ों की दिक्कत ही वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर की तरफ इन्वॉल्व है। तो
तो ये थे आज का हमारे कुछ पॉइंट्स और ये था हमारा इसका पूरा कंप्लीट कंसेप्ट। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में विद न्यू कंसेप्ट। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।